न्यू कॉलोनिज्म का मीनिंग और उसके वेरियस डायमेंशन को जानने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एंड न्यू कॉलोनिज्म, कि न्यू कॉलोनिज्म को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या इसमें होने वाले जो एक्सप्लॉयटेशन है या जो इम्बैलेंस है या जो डिपेंडेंसी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो कुछ विचारकों ने सुझाए हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने सजेशन किए हैं, कुछ स्कॉलर्स ने अपने आइडियाज़ दिए हैं। तो उसके आधार पर ये सजेशन हो सकती हैं या ये वे आउट हो सकता है न्यू कॉलोनिज्म को ख़त्म करने का या उससे बाहर आने का। सबसे पहला तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्योंकि ज़्यादातर डिपेंडेंसी, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इसी वजह से है कि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं उन पर, और इकोनॉमिकली डिपेंडेंस की वजह से इकोनॉमिक के ऐड उनको चाहिए या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, और इसी वजह से उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, उनका दबाव बढ़ जाता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस, मिलिट्री इंटरफेरेंस, सब कुछ उससे बढ़ जाता है। तो सबसे पहला तो यही सुझाया जाता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देशों को करनी चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? अपने रिसोर्स को मैनेजमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है अपने रिसोर्स मैनेजमेंट करने चाहिए, उनको बेहतर तरीके से अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लोकल डेवलपमेंट हो। उनका एक्सप्लॉयटेशन फॉर एक्सटर्नल गेन के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बल्कि सस्टेनेबल शुड प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट जो है वो बुद्धिमत्तापूर्वक होना चाहिए, सस्टेनेबल रूप में होना चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में ये सजेस्ट किया जाता है कि इकोनॉमिक हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ कमोडिटी एंड इंडस्ट्रीज, मेकिंग नेशंस मोर रेजिलेंट एंड लेस ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर्स। इसका जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि बहुत सारे देश, ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो एक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको और जैसे कि पशुपालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, या इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, या और कोई डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। देश की इकोनॉमी को एक क्षेत्र पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सलाह दी जाती है कि अपनी इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन करें, आबादी को अलग अलग कामों में लगाएं या अलग अलग आय के सोर्स, इनकम के सोर्स अलग अलग डेवलप करें, एक फील्ड पर डिपेंडेंट ना रहें। दूसरा है ट्रेड जस्टिस और फेयर एग्रीमेंट की बात की जाती है, क्योंकि ट्रेड में इनजस्टिस, जैसे हमने फीचर्स में देखा था कि ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं वो बायस्ड होते हैं। तो एक तो फेयर ट्रेड पॉलिसीज़ अपनाई जानी चाहिए, एडवोकेटिंग फॉर फेयर ट्रेड पॉलिसीज़ एंड एग्रीमेंट, जिसमें इक्विटेबल टर्म्स हों दोनों पार्टीज़ के लिए, ये नहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में नहीं होनी चाहिए। दैट कैन एड्रेस द हेल्प द इम्बैलेंस इन ट्रेड रिलेशंस एंड प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो यदि ट्रेड पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं अगर वो फेयर हों तो इसके लिए प्रयास डेवलपिंग कंट्रीज़ को करना चाहिए, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इसका प्रयास करना चाहिए कि ट्रेड पॉलिसीज़ फेयर हों और इस ढंग से बनाए जाएं कि उससे एक डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही फ़ायदा ना पहुँचे, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी उसको बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, या इक्वल टर्म एंड कंडीशन उस पर अप्लाई होनी चाहिए। रीजनल ट्रेड ब्लॉक, encouraging the formation of regional trade blocks can enhance bargaining power and create stronger negotiating position for developing nations in international trade। तो एक रीजन के देश मिलकर, या कोई एक रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज कई देशों में पाया जाता है, तो उसको मिलकर वो बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो दिया जा सकता है वो ओपेक का दिया जा सकता है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक संगठन बनाया था, उन्होंने संगठन बनाकर अपनी इकोनॉमिक के कंडीशंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया था, अपनी तेल की कीमतें बढ़ा ली थी। तो यही एक सजेशन ये दी जाती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलकर अपने ट्रेड ब्लॉक बनाने चाहिए, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ सके और डेवलप्ड कंट्रीज से वो बार्गेन बेहतर तरीके से कर सके। अगला है डेप्ट रिलीफ एंड रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग। डेप्ट रिलीफ का मतलब है कि
कर्ज में डूबे हुए हैं, जो डेप्थ ट्रैप में जो फंसे हुए हैं, लोन ट्रैप में जो फंसे हुए हैं, उनको वे आउट करना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए उसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी। नेगोशिएटिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट कैन एलिवेट द बर्डन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उनका बर्डन कम हो जाएगा यदि ऐसे होंगे। प्रिवेंटिंग द परपेचुएशन ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, और इनसे उनकी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी जो लगातार बनी हुई है वो कम होगी। दूसरा सलाह दी जाती है कि रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग, रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिसेस अपनाई जानी चाहिए। स्क्रूटनाइज द टर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो टर्म एंड कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं या फोर्सफुली उनको ज़बरदस्ती ला दी जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर या पूर कंट्रीज़ के ऊपर, उनका स्क्रूटनी होनी चाहिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा, और उनको फेयर तरीके से काम करनी चाहिए ताकि अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस को रोका जा सके। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड गुड गवर्नेंस। जैसे मैंने कहा था कि बताया था कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी पुअर कंट्रीज़ की कंप्रोमाइज़ हो रही है न्यो कॉलोनिज्म एरा में, अपनी पसंद के डिक्टेटर या अपनी पसंद के शासक है या जो है रूलर जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, बैठाए जाते हैं जो उनके फेवर में काम करते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस, द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन कैन बी हेल्प प्रिवेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, तो जो गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं वो मजबूत होने चाहिए, सरकार मजबूत होनी चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मजबूत होनी चाहिए, ताकि जो बायस्ड इंटरफेरेंस है, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, जो अनएक्सेप्टेबल है, उसको रोका जा सके या उसको इंटरफेरेंस को गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रोक सके। डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए, किसी डिक्टेटर को अपना शासन बनाए रखने के लिए मिलिट्री की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे देशों से हथियार खरीदता है, उनकी मदद लेता है, तो इससे एक्सप्लॉयटेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ का और बढ़ता है। डेमोक्रेसी में भी ऐसा हो सकता है कि चुनाव में धांधली करके या चुनाव में मदद करके अपनी पसंद का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर भी एक संभावना है, यदि डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा तो और भी जनता का दबाव होगा, और भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस दबाव डालेंगे और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रोका जा सकता है। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना चाहिए, फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने चाहिए, और ताकि जो सिटीजन्स को एम्पावर किया जा सके अपने लीडर चूज़ करने के लिए, जो ऐसे लीडर्स चूज़ करें जो नेशनल इंटरेस्ट को समझें और नेशनल इंटरेस्ट में ही काम करें, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में वो दबाव में या बाहरी दबाव में वो काम ना करें। कल्चर रिवाइटलाइजेशन, जो अपनी कल्चर को हमने इन्फीरियर मान लिया है या कल्चरल आइडेंटिटी को खो रहे हैं, तो उसको भी हमने प्रिजर्व रखने की कोशिश करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी, एफर्ट्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल आइडेंटिटी हेल्प काउंटर एक्ट कल्चरल न्यो कॉलोनिज्म, ताकि न्यो कॉलोनिज्म को काउंटर एक्ट किया जा सके। अपनी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अपने सोशल वैल्यूज़ को, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बनाए रखना चाहिए। सपोर्टिंग इंडिजिनस लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को भी इन्फीरियर नहीं मानना चाहिए, उसको स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या हायर एजुकेशन में प्रमोट करना चाहिए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बैकवर्ड नहीं माननी चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी बैकवर्ड है या किसी काम के नियम है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को बनाए रखना चाहिए। मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया के माध्यम से वेस्टर्न वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है। मीडिया कई बार पेड मीडिया होता है या उनके प्रभाव में होता है, उनके दबाव में या लालच में होता है, तो मीडिया को इंडिपेंडेंट करना चाहिए ताकि मीडिया दूसरा पहलू भी ईमानदारी से पेश कर सके या पक्ष विपक्ष दोनों को अच्छी तरह से पेश कर सके और ऑथेंटिक नेशनल डिस्कोर्स को बनाने में मदद कर सके।
अगला है एजुकेशन एंड नॉलेज प्रोडक्शन। क्रिटिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इंक्रीजिंग क्रिटिकल एजुकेशन दैट चैलेंज कॉलोनियल नैरेटिव्स। जो नैरेटिव्स उन्होंने बना दिए ताकि उनको चैलेंज कर सके कि ये नैरेटिव्स गलत है, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अब तो हमारी थिंकिंग कॉलोनियल थिंकिंग है या एक किस्म से गुलामी की तरह, गुलाम की तरह सोचते हैं। यदि क्रिटिकल एजुकेशन या क्रिएटिव एजुकेशन होगी तो उसमें उनको चैलेंज करने की स्थिति में होंगे। रिसर्च पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ वेस्टर्न रिसर्च जो की जाती है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में की जाती है, जो वहाँ की कंडीशंस के अनुसार बेहतर होती हैं। हमें अपनी कंडीशंस के अनुसार अपनी रिसर्च जो हो डेवलप करनी चाहिए, रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी बनानी चाहिए, यानी कि साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ का मतलब है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, तो नॉर्थ ब्लॉक में ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ और साउथर्न ब्लॉक में ज़्यादातर, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इसीलिए एक शब्द होता है नॉर्थ और साउथ चल पड़ता है। नॉर्थ शब्द का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, साउथ का मतलब डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोऑपरेशन की बात की जाती है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी मदद करने के लिए, डेवलप करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ पर निर्भर न रहकर बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, तो उसमें भी उनका एक्सप्लॉयटेशन भी रोका जा सकता है, न्यू कोलोनिज्म को भी रोका जा सकता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी की जा सकती है। ग्लोबल एडवोकेसी, इंगेजिंग इन ग्लोबल एडवोकेसी एफर्ट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट न्यू कॉलोनियल प्रैक्टिस, प्रमोट फेयर एंड जस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस इज इसेंशियल। तो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है न्यू कोलोनिज्म को, उसको भी ग्लोबलाइज रूप से उसको भी प्रचारित किया जाना चाहिए और ग्लोबल लेवल पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन, डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक मांग रहती है, जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड चली थी, प्रपोजल दिया, तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण डिमांड थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। डेवलप्ड कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए, तो प्रमोट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रमोटिंग की जानी चाहिए, ताकि जो है डेवलप टू डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ को की जानी चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने से, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, उनको रिफ़ाइन कर सकें। ये टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है। तो एक तो टेक्नोलॉजी उनको दी जानी चाहिए, टेक्नोलॉजी गैप जो है कम किया जाना चाहिए, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी मदद करनी चाहिए। इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हमने रिसर्च में किया था उसी तरह इनोवेशन में, ताकि डोमेस्टिक इनोवेशन को बढ़ावा मिले। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्प नेशंस बिकम मोर सेल्फ रिलायंट। तो डोमेस्टिक इनोवेशन से टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और उससे देश जो है सेल्फ रिलायंट होने में या दूसरे देशों पर उसकी डिपेंडेंसी जो हो घटाई जा सकती है। लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म, रिफॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना चाहिए। मैंने कहा था जैसे IMF का हेड जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अमेरिकन होता है, इसका वेस्टर्न यूरोप से ही होता है, तो और जो है वोटिंग शेयर में भी इनकी मोनोपोली है, पूरी तरह से वीटो पावर इनके पास एक किस्म से है, इनके बिना कोई डिसीजन नहीं हो सकता और ये डिसीजंस इस ढंग से करवाए जाते हैं ताकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में होते हैं। तो उसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। नेशनल पॉलिसी रिफॉर्म, देश को अपने अंदर भी इम्प्लीमेंटिंग डोमेस्टिक पॉलिसी में भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, डेवलपमेंट गोल डिसाइड करने चाहिए और करप्शन वगैरह को रोकना चाहिए। तो एक देश को अपने नेशनल लेवल पर भी जो है पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल्स पर जो पॉलिसीज़ बनती हैं इंस्टीट्यूशन से उनको भी रिफॉर्म किया जाना चाहिए, उनमें भी सुधार किया जाना चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स जो सुझाए गए थे न्यू कॉलोनिज्म को ख़त्म करने के लिए। तो ये न्यू कॉलोनिज्म है, इससे ही संबंधित एक टॉपिक होगा डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसमें इसको दोबारा से चर्चा की जाएगी किस तरह से न्यू कॉलोनिज्म हो रहा है। धन्यवाद।